रे ऑप्टिक्स के अंदर दो टर्म्स हैं अगर आप देखो तो, एक है रे और एक है ऑप्टिक्स। अपन दोनों को डिफरेंटली समझेंगे। रे क्या है मैं आगे बताऊंगा। ऑप्टिक्स का मतलब ऐसा समझो, इट इज रिलेटेड टू लाइट। ये क्या है? रिलेटेड टू लाइट। कोई भी चीज अगर लाइट से रिलेटेड है तो उसको हम कहते हैं कि वो ऑप्टिक्स के अंदर स्टडी की जाती है। अपने कोर्स में ऑप्टिक्स के दो चैप्टर हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को कई बार अपन ऐसा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कह देते हैं। बहुत सारी बुक्स में इसका नाम आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी देखोगे। क्यों कहते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स? क्योंकि इसमें लॉज ऑफ ज्योमेट्री यूज होते हैं। तो अपना पहला टॉपिक है रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो जब ये लाइट से रिलेटेड है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि लाइट क्या है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज है। ये बेसिक बेसिक सी बात है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप सुन सकते हो इसको, है ना। जब लिखने का आएगा तो मैं आपको बता दूं। तो पहले है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। देखो क्या है ना, लाइट के बारे में बहुत पहले से कंट्रोवर्सी थी। कुछ लोग कहते थे लाइट पार्टिकल है, कुछ लोग कहते थे लाइट वेव है। कुछ एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हुआ कि लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कुछ एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हुआ कि लाइट के अंदर वेव नेचर है, जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। ये सब अपन सेपरेटली वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे या मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो एक्चुअली में लाइट का डुअल नेचर है, लाइट दोनों नेचर एग्जिबिट करती है। ये एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है कि लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी या वेव की तरह बिहेव करेगी। ध्यान से सुनते रहना मैं जो कह रहा हूँ। कहते हैं कि आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, है ना, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या यूज हो रहे हैं, लेंस हो गया, मिरर हो गया, प्रिज्म हो गया, या वाईडीएससी में स्लिट हो गई। उस इंस्ट्रूमेंट का साइज अगर लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल है तो लाइट वेव की तरह बिहेव करती है। और उस इंस्ट्रूमेंट का साइज अगर लाइट की वेवलेंथ से बहुत ज्यादा है तो लाइट वहां पे एक पार्टिकल की तरह या रे की तरह बिहेव करती है ना। जैसे कि अपन इस चैप्टर में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे रे ऑप्टिक्स के चैप्टर में, वो होता है बेटा मिरर, लेंस, प्रिज्म, है ना। अब आप सोच के देखो कि लाइट की जो वेवलेंथ होती है जिसको अपन विजिबल लाइट कहते हैं, वो कुछ 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। और अपन जो लेंस मिरर लेते हैं वो फाइनाइट साइज का होता है, सामने हमें दिख रहा होता है। तो इसलिए अपन कहते हैं कि जो अपना इंस्ट्रूमेंट है वो लाइट के वेवलेंथ की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा साइज का है। इसीलिए इस चैप्टर में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करेंगे उसमें लाइट एज अ रे ट्रीट होगी या एज अ पार्टिकल ट्रीट। ठीक। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है लाइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि इंस्ट्रूमेंट के साइज के अकॉर्डिंग रे नेचर यहाँ पे एग्जिबिट करेगा। इसकी स्पीड जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, जिसकी वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। इनको लिखने की नीड नहीं है, ये आप ऐसे ही जानते हो, बस एक बार सुना रहा हूँ। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है प्रपोज्ड बाय मैक्सवेल, जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से आता है। अपने कोर्स में अलग से एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो अपन बाद में सीखेंगे जब अपन पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स सीख चुके होंगे। उसका लास्ट टॉपिक आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट एनर्जी और मोमेंटम कैरी करती है। क्योंकि लाइट वेव है, हर वेव में एनर्जी और मोमेंटम होता है, तो लाइट में भी एनर्जी और मोमेंटम होता है। ठीक। और ये फॉर्मूला है ना। किसी भी वेव के लिए एक फॉर्मूला होता है बेटा, v इज इक्वल टू लेमडा इनटू एफ। ये फॉर्मूला अपन वेव्स के लिए लिखते हैं। होता है बेटा, बिना मास के भी मोमेंटम होता है। मैंने कहा ना ईएम वेव के चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे, है ना। फोटॉन्स का भी मोमेंटम होता है। ठीक है। उस एच अपॉन लेमडा उसका फॉर्मूला होता है। अभी उस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे, अभी वो अपने कोर्स में उसकी स्टडी नहीं है। फोटॉन्स का मोमेंटम होता है एच अपॉन लेमडा। ठीक है, डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग उन्होंने बाद में बताया था। अभी अपन जानते हैं कि ये फॉर्मूला किसी भी वेव के लिए है। तो दिस इज स्पीड ऑफ वेव, दिस इज वेवलेंथ, एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी। इनके बीच का रिलेशन है। ये अपने इस चैप्टर में कहीं यूज नहीं होगा, बस ये अपने को पता होना चाहिए कि एक वेव की स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कैसे रिलेटेड होते हैं। क्यों यूज नहीं होगा? क्योंकि चैप्टर रे ऑप्टिक्स है, ना कि वेव ऑप्टिक्स, है ना। एक आध जगह पे मैं जब वो
पढ़ाऊंगा वेवलेंथ के अकॉर्डिंग तो थोड़ा सा वो काम आता है, बाकी ये कहीं भी यूज नहीं होता है। तो ये लाइट के बारे में, ये एक मेनली स्पेक्ट्रम होता है जो आप ईएम वेव में सीखोगे कि यहाँ से यहाँ तक विजिबल लाइट होती है, जिसकी अभी अपन बात करने वाले हैं। इधर यूवी, एक्सरे, गामा, इधर इंफ्रा, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, ये ईएम स्पेक्ट्रम होता है। अपन जिस लाइट की बात कर रहे हैं वो विजिबल लाइट है। इसका जो बेटा वेवलेंथ होगा वो लगभग लगभग 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के लगभग होगा। बहुत लोग इसको 4000 से 7000 कहते हैं, ये ज्यादा सही है कहना। 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम, इसको कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं है अभी, बस अपन जान लेंगे अपन किस चीज के साथ डील कर रहे हैं। तो अपन लाइट के साथ डील कर रहे हैं जिसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं इस चैप्टर पे, है ना, रे ऑप्टिक्स, है ना। तो रे ऑप्टिक्स के बारे में मैंने क्या बताया, तो एक इंपॉर्टेंट बात है कि व्हेन साइज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, साइज ऑफ इंस्ट्रूमेंट is much greater than, is much greater than wavelength of light, wavelength of light, then light behaves as ray, या कहें तो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, रे की तरह बिहेव करता है, एंड फॉलोज स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन, स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन को फॉलो करता है इन अ मीडियम। It follows laws of geometry. It follows basic laws of geometry. मैंने क्या कहा कि जब इंस्ट्रूमेंट का साइज, किसका साइज, when size of the instrument, ये इंस्ट्रूमेंट का साइज much greater than wavelength of light, then light behaves as a ray, पार्टिकल नेचर कह सकते हो, एंड फॉलो स्ट्रेट लाइन, एक मीडियम में स्ट्रेट लाइन में चलती है। जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा इसका स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन चेंज नहीं होगा, और ये बेसिक लॉज ऑफ ज्योमेट्री को फॉलो करता है, जिसके हेल्प से हम ये चैप्टर अभी सीखने वाले हैं कि बेसिक लॉज ऑफ ज्योमेट्री क्या है। वो इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होने वाले हैं इस चैप्टर में, तो वो होने वाले हैं बेटा मिरर, प्लेन मिरर, कर्व मिरर दोनों, प्रिज्म, लेंस, मेनली ये तीन, स्लैब मान सकते हो, ग्लास स्लैब, है ना, मिरर, प्रिज्म, लेंस, ग्लास स्लैब, इन इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हम स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में लाइट को। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए इस चीज को। रे ऑप्टिक्स के बारे में क्या बताया कि जब इंस्ट्रूमेंट का साइज मच लार्जर हो, अपने को क्या होता है इससे ज्यादा मतलब नहीं रखना है, अपने को ये मानना है कि इस चैप्टर में लाइट को रे की तरह ट्रीट करेंगे। 30 सेकेंड दे रहा हूँ, जल्दी से इस बात को लिख लीजिए, कुछ ज्यादा लिखा हुआ है नहीं। सब लोग कॉपी पेन लेके ही बैठे होंगे नोट्स को, जल्दी से इसको नोट कीजिए। गुड, बहुत बढ़िया, जिन्होंने लिख लिया शाबाश। बहुत बढ़िया, ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो क्या होता है, ध्यान से सुनना सब लोग, अब लिखना बंद करना, कोई कुछ नहीं लिखेगा चैट वैट पे, है ना, जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। अब क्या होता है ना बेटा, मैंने क्या बताया, लाइट जब एक मीडियम में ट्रेवल करती है, एक मीडियम में, किसी एक मीडियम से, हवा में जा रही हो, लाइट पानी में जा रही हो, ग्लास में जा रही हो, एक ही मीडियम में जा, तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे सीधे सीधे जाते रहती है। लेकिन जैसे ही लाइट
किसी मीडियम के, दो मीडियम के इंटरफेस पे स्ट्राइक करती है। जैसे मान लो ये एक पहला मीडियम है और ये एक दूसरा मीडियम है। तो ये जो इन मीडियम की बाउंड्री है ना, बाउंड्री, ये अपना दो मीडियम की बाउंड्री है, बाउंड्री ऑफ टू मीडियम, ये दो मीडियम की बाउंड्री है। तो लाइट आई और इस दो मीडियम के बाउंड्री पे यहाँ स्ट्राइक करती है ना। तो सोचते हैं क्या होगा। तो लाइट का कुछ पार्ट वापस होके इसी मीडियम में चला जाएगा, है ना, ये वाला, और लाइट का कुछ पार्ट दूसरे मीडियम में जाएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, आपको कुछ चीजों के बारे में भी बहुत लगेगा ना कि सर इतनी बेसिक सी बात क्यों बता रहे हैं, है ना, कि ये तो मतलब 5वीं क्लास के बच्चे को भी आता है। लेकिन याद रखना, वो बेसिक बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किसी बहुत अच्छे क्वेश्चन में आप वो कंसेप्ट यूज करना भूलोगे, है ना, और मैं आपको याद दिलाऊंगा। याद रखना मेरी बात की, मैंने ये बात बताई थी, तुम कहोगे सर कैसे पहचानेंगे, मैं कहूंगा याद करो, मैंने पढ़ाया था डे 1 में, इसलिए मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। इंसिडेंट लाइट आई उस बाउंड्री की तरफ, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में वापस चली गई और कुछ पार्ट दूसरे मीडियम में गई, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दो फेनोमेना एक साथ हुए, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। दिस इज रिफ्लेक्शन एंड दिस इज रिफ्रैक्शन। एक्चुअली में बेटा हमेशा दोनों एक साथ होता है। जैसे पानी की सरफेस पे मान लो हवा से लाइट आ रही है, तो थोड़ा सा पार्ट रिफ्लेक्ट भी होता है और थोड़ा सा पार्ट अंदर भी जाता है। आपने सब लोग देख रखा होगा, कहीं नदी में या बाल्टी में पानी हो, उसमें आपको अपनी शक्ल भी दिखती है ना, मतलब वो लाइट वहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, और कहीं ना कहीं ऐसे आपको अंदर की चीज भी दिखती है। तो लाइट का वहां रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों हो रहा होता है हर जगह पे। लेकिन हम दोनों को एक साथ स्टडी नहीं करेंगे, है ना। हम पहले भूल जाएंगे कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, हम सिर्फ रिफ्लेक्शन स्टडी करेंगे, फिर हम भूल जाएंगे कि रिफ्लेक्शन हो रहा है और हम सिर्फ रिफ्रैक्शन स्टडी करेंगे। तो हम एक एक करके स्टडी करेंगे, है ना, ध्यान रखना। हम पहले परफेक्ट रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, इसमें लाइट रे उसी मीडियम में वापस आएगी, और फिर हम परफेक्ट रिफ्रैक्शन स्टडी करेंगे, है ना। रिफ्लेक्शन का बेसिक मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन का क्या मतलब, लाइट रिटर्न्स बैक टू सेम मीडियम। अभी कुछ मत लिखना, जब कहूंगा तब लिखना, लाइट रिटर्न्स बैक टू सेम मीडियम। तो अगर लाइट रिफ्लेक्ट होके अपने मीडियम में वापस आ गई तो इसको हम कहते हैं कि लाइट रिफ्लेक्ट हुई। और रिफ्लेक्ट का मतलब लाइट गोज टू अदर मीडियम, लाइट गोज टू अदर मीडियम, है ना। तो दो चीजें एक साथ हुई, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। ठीक, ये इंसिडेंट लाइट रे आई थी, ये अपना नॉर्मल होता है। नॉर्मल, नॉर्मल मतलब जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हुई उस मीडियम की बाउंड्री पे एक परपेंडिकुलर, है ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनना बेटा, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया था ना, v इज इक्वल टू लेमडा एफ, ये स्पीड होती है, ये वेवलेंथ होती है, और ये फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी इज प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। मतलब अगर एक ब्लू कलर के बल्ब से लाइट आ रही है तो फ्रीक्वेंसी उस ब्लू कलर पे डिपेंड करेगी। अगर एक लाल कलर के बल्ब से लाइट आ रही है तो फ्रीक्वेंसी उस लाल बल्ब पे डिपेंड करेगी। तो फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। स्क्रीन दिख रही है बेटा, आपने शायद गलत स्क्रीन, सबको दिख रही है शेयर है जो, आपने शायद गलत स्क्रीन सेलेक्ट कर रखी है अपने फोन पे, है ना। आपने, ठीक है चलो, उसको सही कर लो, आपने शायद उसको साइड टैप कर दिया होगा, ठीक है। आपको स्क्रीन पे स्क्रीन शेयर्ड और कोने में मेरी फोटो दिख रही होगी, ठीक है, ओके। चलो सुनो ध्यान से, मैं क्या बता रहा था, भूलवा दिया तुमने, याद करने दो। हाँ, तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करता है ना। तो चाहे रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। जितनी फ्रीक्वेंसी आई थी उतनी ही फ्रीक्वेंसी जाने वाली लाइट की, हर लाइट की। तो फ्रीक्वेंसी
does not change during reflection एंड रिफ्लेक्शन। ध्यान से समझना, आगे यूज होती हैं ये चीजें। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, तीन चीजें हैं, वी, लेमडा और एफ। तो फ्रीक्वेंसी तो कभी भी चेंज नहीं होती। अब बची बाकी दो चीजें, आई क्या है वो मैं बताऊंगा, है ना, आई इंटेंसिटी होती है। अब बची स्पीड। स्पीड डिपेंड्स ऑन मीडियम। स्पीड डिपेंड्स ऑन मीडियम, मतलब मीडियम चेंज होने पे स्पीड चेंज होगी। यहाँ पे स्पीड मान लो बेटा ये मीडियम 1 है, तो यहाँ स्पीड v1 है। यहाँ स्पीड ये मीडियम 2 है, तो इस मीडियम में स्पीड v2 होगी। तो रिफ्लेक्टेड लाइट की स्पीड भी क्या होगी, v1। भाई ये मीडियम 1 में है, ये भी मीडियम 1 में है, दोनों में स्पीड होगी v1। ये मीडियम 2 में है, इसमें होगी स्पीड v2। तो इस मीडियम में लाइट की स्पीड अलग होगी, इस मीडियम में लाइट की स्पीड अलग होगी, इस मीडियम में लाइट की स्पीड अलग होगी। फ्रीक्वेंसी जो यहाँ होगी वही यहाँ होगी, वही यहाँ होगी। अच्छा, इस फॉर्मूले से देखो, मैं कहता हूं कि v इक्वल टू लेमडा एफ होता है। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है, v चेंज हुआ तो लेमडा भी चेंज होगा, है ना, होना ही है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में वेवलेंथ भी अलग अलग होती। तो क्या सेम होता है दो मीडियम में, फ्रीक्वेंसी। तो लाइट रे चाहे रिफ्लेक्ट हो या रिफ्लेक्ट हो, क्या चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी। क्या चेंज होती है, स्पीड और वेवलेंथ। क्या चेंज होती है बेटा, स्पीड और वेवलेंथ। तो वेवलेंथ चेंजेस, वेवलेंथ चेंजेस। ध्यान से सुनना, मैं एक बार समराइज कर रहा हूं मैंने क्या बोला। तीन चीजें हैं, स्पीड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी। मैंने कहा फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट की थी वही रिफ्लेक्टेड की थी, वही ट्रांसमिटेड की थी। स्पीड मीडियम पे डिपेंड करती है, तो स्पीड चेंज होगी। तो वहां पे स्पीड v1 थी, यहाँ पे स्पीड v2 है। और वेवलेंथ भी मीडियम की प्रॉपर्टी है, इसका मतलब तो वेवलेंथ भी चेंज होगी। यहाँ वेवलेंथ लैम्डा 1 होगा और यहाँ वेवलेंथ लैम्डा 2 होगा। मीडियम 1 में स्पीड v1, वेवलेंथ लैम्डा 1। मीडियम 2 में स्पीड v2, वेवलेंथ लैम्डा 2। ये मैंने आपको v लैम्डा f बताया। वापस कह रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी और v और लैम्डा अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। अब बचती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को यहाँ बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। इंटेंसिटी ऐसा मान लो एनर्जी है। इंटेंसिटी ऐसा मान लो एनर्जी है। एनर्जी मतलब लाइट के फॉर्म में क्या आती है, अपन धूप में जाते हैं तो अपने गर्मी लगती है ना, तो लाइट के फॉर्म में एनर्जी आती है। तो जितनी एनर्जी आई, मान लो आई एनर्जी आई, उसी का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि आई एनर्जी आ रही है, तो जो एनर्जी इधर है वो भी जो आई उससे तो कम ही होगी, और जो गई, जो दूसरे मीडियम में गई, वो एनर्जी भी आई से कम ही होगी। मान लो मैं कहता हूँ 100 जूल एनर्जी आई, है ना, और मान लो 40 जूल रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई और 60 जूल दूसरे मीडियम में गई। तो 40 और 60 दोनों 100 से तो कम ही होंगे, एनर्जी बढ़ तो सकती नहीं है। तो कहते हैं कि जब लाइट रे आती है तो जो टोटल एनर्जी इंसिडेंट होती है, उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में आता है और कुछ पार्ट दूसरे मीडियम में जाता है। तो इंटेंसिटी के बारे में ये बात है कि इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी या इंटेंसिटी होती है वही उन दोनों में बट जाती है। इंटेंसिटी का यहाँ कोई खास मतलब नहीं है। अपने को यहाँ सीखना था फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड। क्या सीखा उसमें, फ्रीक्वेंसी चाहे रिफ्लेक्शन हो या रिफ्लेक्शन हो, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। वेवलेंथ और स्पीड मीडियम पे डिपेंड करती है। ये यहाँ तक की कहानी है, इसको लिख लीजिए। किसी कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। अभी अपने को सिर्फ रे ऑप्टिक्स सीखना है, ठीक। अच्छा, रे ऑप्टिक्स में आपको मैंने ये तो बता दिया कि अपने को क्या सीखना है, कि लाइट का स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन। स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन के अंदर अपन लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एक लाइन, और लाइन के ऊपर एक ऐसा तीर बना के, है ना, है ना। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। भाई हमें लाइट को रिप्रेजेंट तो करना ही पड़ेगा ना। तो लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं
कि एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं और उसके ऊपर एक एरो बना होता है, इसको अपन लाइट रे कहते हैं। ये एक सिंबल है, लाइट रे। लाइट रे इज अ सिंबल, है ना, लाइट के प्रोपगेशन को दिखाने के लिए इसको लाइट रे कहते हैं। और एक होता है बीम, है ना, लाइट बीम, है ना, बीम। बीम मतलब कलेक्शन ऑफ लाइट रेज, कलेक्शन ऑफ लाइट रेज। तो दो चीजें हैं लाइट। मैं आपको हर बेसिक बात बता रहा हूँ, हर टर्म का मतलब, इसको ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज मत होना कि लाइट रे क्या होती है और लाइट बीम क्या होती है। तो लाइट रे क्या होती है, तो लाइट के पाथ को दिखाने के लिए लाइट रे, एक हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ की जाती है, उसको लाइट रे बोलते हैं। और लाइट बीम क्या होती है, तो कहते हैं कि लाइट रेज के कलेक्शन को लाइट बीम कहते हैं, है ना, रिप्रेजेंटेशन है। इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, इंसिडेंट लाइट रे। आपको बस इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे, सुनो क्या इंपॉर्टेंट है, कई बार कंफ्यूज हो गए। कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, ये मान लो एक इंस्ट्रूमेंट है ना, कुछ भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट मतलब ये कुछ भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट है। इसकी तरफ जो लाइट रे आती है ना, इसकी तरफ, इसके टुवर्ड्स जो लाइट रे आएगी, सॉरी, इसकी तरफ जो लाइट रे आएगी ना, ऐसे, ये होती है इंसिडेंट लाइट। याद रखना मैं इंसिडेंट लाइट के बारे में क्या कह रहा हूँ, काम आएगा। जो लाइट इंस्ट्रूमेंट की तरफ आती है या इंटरफेस या सरफेस की तरफ आती है, उसे कहते हैं इंसिडेंट लाइट, है ना। इंसिडेंट लाइट को क्या कहा मैंने, लाइट रे विच इज इनकमिंग टू द इंटरफेस, इनकमिंग टू इंटरफेस। इंस्ट्रूमेंट के इंटरफेस पे जो लाइट आ रही होती है उसे इंसिडेंट लाइट कहते हैं। जिस इंटरफेस की बात करेंगे उस पे आने वाली लाइट इंसिडेंट लाइट, और कुछ लाइट टकरा के वापस जाएगी, कुछ लाइट टकरा के दूसरे मीडियम में जाएगी। तो जो उस इंटरफेस से दूर जाएगी वो होगी रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड, डिपेंडिंग अपॉन केस। तो दो लाइट है, इंसिडेंट लाइट रे और रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड। जो इंस्ट्रूमेंट या इंटरफेस की तरफ आती है उसे बोलते हैं इंसिडेंट लाइट रे, जो टकरा के उससे दूर की तरफ जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड। आगे जब मैं साइन कन्वेंशन बताऊंगा और कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, वहां ये कंसेप्ट काम आता है। सर इंसिडेंट लाइट रे किसे माने, तो इंसिडेंट लाइट रे बेटा वो है जो इंटरफेस की तरफ आती है। जल्दी से नोट कीजिए, 30 सेकंड। इंसिडेंट का सिर्फ इतना सा मतलब जो उसकी तरफ आ रही है। बहुत बेसिक बेसिक सी बात करेंगे आज लाइट और रे और ऑप्टिक्स के बारे में, बट ये बहुत ही फंडामेंटल बातें हैं, ध्यान रखना इसको। ठीक है, चलिए अगला। तो मैंने आपको लाइट रे क्या होता है ये बता दिया, लाइट बीम क्या होता है ये भी बता दिया। तो लाइट बीम होती है कलेक्शन ऑफ लाइट रेज। अगला है कन्वर्जेंट बीम और डाइवर्जेंट बीम क्या होती है। सब सिंपल सिंपल से वर्ड है, आप खुद भी सोच सकते हो, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ। कन्वर्जेंट का मतलब बेटा जो एक पॉइंट पे मिलेंगे, और डाइवर्जेंट का मतलब जो फैल रही होती है। नाम से पता चलता है, ये कन्वर्ज मतलब एक पॉइंट पे मिलना, डाइवर्ज मतलब वहां से स्कैटर आउट होना। तो अगर लाइट रेज ऐसी है ना कि वो एक ही पॉइंट पे मिलने आ रही है, अगर लाइट रेज या लाइट बीम ऐसी है कि वो एक ही पॉइंट पे मिलने आ रही है, तीन लाइट रे बनाई, बीम दिखाएगा, तो इसको कन्वर्जेंट बोलते हैं। और अगर एक ही पॉइंट से वो डाइवर्ज आउट हो रही है तो इसको डाइवर्जेंट बोलते हैं।
this is divergent and this is convergent, है ना, कन्वर्जेंट बीम और डाइवर्जेंट बीम, और बीच में अगर ये ना डाइवर्ज हो ना कन्वर्ज हो तो इसको बोलते हैं बेटा पैरेलल बीम। क्या बोलते हैं? पैरेलल बीम। ये जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हो या ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हो तो अपन कहते हैं कि उससे आने वाली लाइट रे अपने लिए पैरेलल है, तभी अपने तक आ पा रही है। तो कन्वर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम और पैरेलल बीम, है ना। कन्वर्जेंट का मतलब उसकी टेंडेंसी होगी एक पॉइंट पे मिलने की, डाइवर्जेंट का मतलब उसकी टेंडेंसी होगी एक पॉइंट से दूर जाने की, और पैरेलल होने का मतलब वो पैरेलल जाएगी। जल्दी ड्रॉ कीजिए। जल्दी ड्रॉ कीजिए। आई थिंक हो गया होगा ये। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं किसी सीक्वेंस में समझा रहा हूँ तो वो उसी को समझने के लिए ऑब्जेक्ट क्या होता है ना। तो पहले बताऊंगा ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर बताऊंगा इमेज क्या होती है। ध्यान से सुनना, मैं ऑब्जेक्ट की क्या डेफिनेशन लिख रहा हूँ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज। क्या बोल रहा हूं मैं बेटा? इंसिडेंट लाइट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। और इंसिडेंट लाइट रे क्या होती है? जो इंस्ट्रूमेंट या सरफेस की तरफ आती है। और ये इंटरसेक्शन एक्चुअल भी हो सकता है और आफ्टर एक्सटेंशन भी हो सकता है कभी मिल ही नहीं रहे हों तो एक्सटेंशन के कारण, है ना। तो मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज। एक्चुअल में होगा तो कहेंगे रियल ऑब्जेक्ट, एक्चुअल में नहीं होगा तो कहेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जैसे इसको कहेंगे रियल ऑब्जेक्ट। भाई ध्यान से देखो, ये इंसिडेंट लाइट रे, ये अपना इंस्ट्रूमेंट है, ये अपनी सरफेस है ना। तो इसकी तरफ ये लाइट रे आ रही है ना, ये लाइट रे इसकी तरफ ऐसे आएगी। तो ये लाइट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है। दिस इज इंसिडेंट लाइट रे। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि इंसिडेंट लाइट रे वही होती है जो उसकी तरफ आती है। ये इंसिडेंट लाइट रे एक्चुअली में यहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये ऑब्जेक्ट है। और क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे। और क्योंकि ये एक्चुअल में इंटरसेक्ट हो रही है इसलिए रियल ऑब्जेक्ट है। वही यहाँ देखो बेटा, अगर मैं ऐसी इंसिडेंट लाइट मानूं तो ये इंसिडेंट लाइट कहीं इंटरसेक्ट हो ही नहीं रही है। ये अपना जो सरफेस है, इंस्ट्रूमेंट का इंटरफेस, इस सरफेस के पहले ये कभी इंटरसेक्ट हो ही नहीं रही है। लेकिन है तो क्या ये? इंसिडेंट लाइट रे। और हम क्या जानते हैं, ये जहां पे मिलेगी एक्चुअल में मिले या हमें एक्सटेंड करके मिलाना पड़ेगा उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो मैंने इस इंसिडेंट लाइट रे को आगे बढ़ाया दोनों तरफ और ये यहाँ मिलते हुए दिखे तो इसको अपन बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आगे और बात करेंगे रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इंसिडेंट लाइट रेज के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। पहली बात क्या बोला? इंसिडेंट लाइट रेज के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये इंटरसेक्शन एक्चुअल हो भी सकता है या हो सकता है एक्चुअली में इंटरसेक्ट ना हो रहा हो, हमें हाइपोथेटिकली उसको आगे बढ़ा के इंटरसेक्ट करना पड़े। अगर वो एक्चुअली एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो उसे रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर वो एक्चुअली एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, हमें उसे एक्सटेंड करके एक पॉइंट पे मिलाना पड़े तो उसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये सिचुएशन कब आएगी,
ये सिचुएशन आएगी, आप सोच के बता सकते हो, व्हेन इंसिडेंट बीम इज डाइवर्जिंग। इंसिडेंट बीम जो इस पे है ये सोर्स से डाइवर्ज होके आ रही हो, तो ऐसा होगा और ऐसा होगा। इंसिडेंट बीम इज कन्वर्जिंग। क्या होगा? इंसिडेंट बीम इज कन्वर्जिंग। अब आपको समझ में आ रहा होगा पीछे जो बातें बताई थी उसके यूजेस। डाइवर्ज ऐसा तब होगा, रियल ऑब्जेक्ट तब मिलेगा जब इंसिडेंट बीम डाइवर्जिंग हो। वर्चुअल ऑब्जेक्ट तब मिलेगा जब इंसिडेंट बीम कन्वर्जिंग हो। ये ऑब्जेक्ट का मतलब है और ये रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कहानी है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज इसको लिखिए। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज लिखिए। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। अच्छे क्वेश्चंस में कई बार लैंग्वेज में ये चीजें यूज हो रही होती हैं, तो ध्यान रहे। सिमिलरली इमेज के बारे में बात आती है ना? तो इमेज क्या होता है? बिल्कुल जैसे ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया वैसे ही इमेज को डिफाइन करेंगे। इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वापस एक्चुअल और एक्सटेंडेड, है ना? एक्चुअल और एक्सटेंडेड, बढ़ा के करें या एक्चुअल करें। इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट। मतलब रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्शन की करेंगे तो रिफ्रैक्टेड, और रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, है ना? दोनों में इमेज की डेफिनेशन सेम है। चाहे आप रिफ्लेक्शन स्टडी करो या आप रिफ्रैक्शन स्टडी करो, इमेज की डेफिनेशन सेम है कि ये रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड लाइट रेज जिसकी बात कर रहे होंगे उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। एक्चुअल होगा तो रियल इमेज, और अगर एक्चुअल नहीं होगा तो वर्चुअल इमेज, है ना? मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे कि मान लो प्लेन मिरर का एग्जांपल है ना? ऐसे यहीं से हल्का हल्का सा टॉपिक स्टार्ट भी कर ले रहा हूँ मैं। मान लो प्लेन मिरर का एग्जांपल है, तो इस पे मान लो एक ऑब्जेक्ट सामने रख दिया था, ध्यान से समझना। तो इससे लाइट रे इस पे ऐसे इंसिडेंट हुई, ये इंसिडेंट लाइट रे है ना? तो ये रिफ्लेक्ट होगी और ये इधर जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होगी और ये इधर जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे। और वापस यहाँ प्लेन मिरर है, इस पे लाइट रे ऐसे आई, है ना? ये रिफ्लेक्ट होके इधर गई और ये रिफ्लेक्ट होके इधर गई। अब ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा? इमेज क्या होती है? रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड लाइट रे का मैंने ये उल्टा ड्रॉ कर दिया बेटा, है ना? यहाँ जो बना रहा हूँ वो वर्चुअल इमेज है, यहाँ जो बना रहा हूँ वो रियल इमेज। ठीक, देखना ध्यान से। ये इंसिडेंट लाइट रे है, ये अपनी रिफ्लेक्टेड लाइट रे है। ये सबको समझ में आ रहा है? ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज क्या कभी मिलेंगी? नहीं। तो हमें इसे मिलाने के लिए इसे पीछे बढ़ाना पड़ेगा। दिस इज इमेज, ये इंसिडेंट लाइट रेज है, ये और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे। देखो ध्यान से, ये एक्चुअली में यहाँ पे मिल रही है, इसका मतलब ये इमेज है ना? पहले केस में वो एक्चुअली नहीं मिल रही थी तो हमें एक्सटेंड करके मिलाना पड़ा, तो वो इमेज वर्चुअल है। दूसरे केस में वो एक्चुअली में मिल रही है तो वो इमेज रियल है। सो इट इज वर्चुअल इमेज एंड इट इज रियल इमेज, है ना? ऑब्जेक्ट की बात करें वो मैं पीछे बता चुका हूं, ये ऑब्जेक्ट रियल है, दिस इज रियल ऑब्जेक्ट एंड दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इधर कहीं पीछे बनेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो आगे मैं जो प्लेन मिरर आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें एक प्रॉपर्टी लिखाऊंगा, प्लेन मिरर रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाता है ना? तो यहाँ आपने को उस प्रॉपर्टी से मतलब नहीं है, यहाँ आपने को समझना था कि वर्चुअल इमेज क्या होती है और
रियल इमेज क्या होती है? सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड लाइट रे होगी उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इमेज होता है। हो सकता है वो एक्चुअल में रिफ्लेक्ट हो रहे, एक्चुअल में इंटरसेक्ट हो रहे हो सकता है एक्चुअल में इंटरसेक्ट ना हो, हमें उन्हें एक्सटेंड करना पड़े, तो उन्हें हम वर्चुअल इमेज कह देते हैं ना। आपने सबने सीख रखा होगा मिरर में लेंस में जो केस आता है जिसमें उसको डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाते हैं और इमेज बनाते हैं। आपने 12th के बोर्ड में भी किया होगा, 10th में भी करते हैं, 8th में भी करते हैं। इन सब जगहों पे जो आप जहां भी लाइट को डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ा के इमेज बनाते थे वो वर्चुअल इमेज है, और जहां भी आप एक्चुअली एक एरो का उल्टा इमेज एरो बनाते थे वो सब की सब रियल इमेज। अभी बस इतना जान लो, जब मैं आगे रे डायग्राम्स बनाऊंगा तो वहां चीजें और समझ आएंगी। अभी बस इतना इसको लिख लीजिए कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है, इसको पहचानना। जो वर्ड्स मैंने बोले वो ध्यान रहे कि इमेज होती क्या है, रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड लाइट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यही वर्ड काम आएंगे। ओके, ठीक है भाई। तो अगला पॉइंट, ये छोटे छोटे से पॉइंट है, मैं एक ही बार बताता हूँ ये सब, है ना। तो अपन अभी सबसे पहले क्या स्टडी करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहला पॉइंट अपन स्टडी करेंगे चैप्टर में रिफ्लेक्शन। अब यहां से आगे कोई रिफ्लेक्शन के बारे में बात नहीं करेगा जब तक रिफ्रैक्शन ना स्टार्ट हो, है ना। यहाँ से आगे कभी भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, लाइट returns back to the same medium, लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाती है तो इसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं। सेम मीडियम मतलब इंसिडेंट मीडियम, है ना। मतलब लाइट जिस मीडियम में से आई थी उसी मीडियम में वापस चली गई। तो आप सोच सकते हो यहाँ ना स्पीड चेंज होगी ना वेवलेंथ चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी तो चेंज होती नहीं। दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, इनका प्रूफ अपने को नहीं सीखना है, काम का ही नहीं है और कोर्ट में भी नहीं है। These are based on laws of geometry, बचपन से ही सीखते आए, मैं फिर से लिख रहा हूँ। इंसिडेंट रे क्या होती है आप जानते हो, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर डाला गया नॉर्मल, तीनों सेम प्लेन में होते हैं। और दूसरा लॉ है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, मैं अगले पेज पर डायग्राम बना के बताऊंगा, पहले जल्दी से नोट कीजिए। ये दोनों लॉ हमेशा वैलिड होते हैं चाहे कैसा भी रिफ्लेक्शन हो रहा हो। दीज लॉज आर वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सरफेसेस, याद रखना, वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सरफेसेस, है ना। मतलब मिरर प्लेन हो, मिरर स्फेरिकल हो, मिरर पैराबोलिक हो,
मिरर इलिप्टिकल हो, मिरर हाइपरबोलिक हो या मिरर किसी भी शेप का हो, ये तो लगेगा ही। बाकी जो सीखेंगे सब फेल हो जाएगा। कुछ भी नया टाइप का मिरर आ गया तो यही लगेगा। कौन सा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है ना, और ये तीनों एक प्लेन में होते हैं। ये हर तरह की सरफेस में लगेंगे, हर तरह के रिफ्लेक्शन में लगेंगे। इरेगुलर सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा हो तो भी लगेगा। ठीक ठीक। ठीक शिक्षित। चलिए आगे चलते हैं। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये सब अपने को आता है ऑलरेडी, मतलब ये मतलब सबको ही आ रहा होता है। किसी ने अच्छे से फिजिक्स पढ़ी हो ना पढ़ी हो, ये तो मतलब शायद सबको ही आता होता है। मतलब ये तो बचपन से ही सीख रहे होते हैं। अब मैं इसको ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। प्लेन सरफेस मान लेते हैं, मान लो तो ये इंसिडेंट लाइट आई है ना? ये नॉर्मल है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये अपनी रिफ्लेक्टेड लाइट है ना, इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और अपन ने क्या सीखा? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। और ये अपना नॉर्मल, ये अपना क्या है? नॉर्मल। ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, है ना, ये याद रखना। आगे कभी इस पे वेक्टर पे बेस्ड कोई क्वेश्चन बनता है जो आप 3D वगैरह सीख जाते हो, कि इनमें से किसी भी दो का क्रॉस ले लूं और उसका तीसरे के साथ डॉट ले लूं तो वो जीरो होता है, क्योंकि ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। वैसे अपने कोर्स में इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा है नहीं, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत अभी नहीं है। बस अपन ये ध्यान रख सकते हैं कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। मैं क्या कह रहा हूँ ना, अगर मान लो इसके लॉन्ग में इंसिडेंट वेक्टर मानूं और इसके लॉन्ग में नॉर्मल वेक्टर मानूं और इसके लॉन्ग में रिफ्लेक्शन वेक्टर मानूं, है ना, तो मैं कहता हूँ कि क्योंकि कोप्लेनर होते हैं तो किसी भी दो का क्रॉस ले लो। मान लो मैंने आई क्रॉस आर कर लिया और इसका एन के साथ डॉट ले लो, ये जीरो आएगा, है ना, क्योंकि अगर तीनों प्लेन में है तो दो के क्रॉस प्रोडक्ट प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा और उसका तीसरे के साथ डॉट क्या आएगा? जीरो। आपको ध्यान हो तो इसको वेक्टर ट्रिपल, इसको ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, है ना। किसी भी दो का क्रॉस उसका तीसरे के साथ डॉट क्या आता है? जीरो, क्योंकि ये कोप्लेनर है। तो दिस इज द कंडीशन फॉर कोप्लेनर, कंडीशन फॉर कोप्लेनर, है ना। अच्छा एक चीज और, ये तो पता चल गया हमें, ये बहुत कम यूज होगा वेक्टर वाला, आर इक्वल टू आई होगा। ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस आई। तो ये एंगल भी कितना होगा भैया? 90 माइनस आई। दोनों आई है तो ये एंगल कितने होंगे? 90 माइनस आई, है ना। ये एंगल होते हैं एंगल ऑफ सरफेस के साथ, है ना, इसको इंसिडेंट एंगल नहीं बोलते हैं। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट कई बार ना आपको ये 90 माइनस आई दे देंगे कि सरफेस के साथ इतने एंगल पे आ रही है। इस एंगल को कई बार ना ग्लांसिंग एंगल भी बोल देते हैं। शायद ही किसी क्वेश्चन में लिखा मिलेगा, बट कभी लिखा मिला तो ध्यान रखना। इस जो एंगल सरफेस के साथ बनाती है ना, उसे कई बार ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं। ग्लांसिंग एंगल मतलब एंगल विद सरफेस, एंगल विद सरफेस। तो अगर मान लो उन्होंने कह दिया कि ग्लांसिंग एंगल 30 डिग्री है,
इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बेटा, 60 डिग्री, याद रखना। ये ग्लांसिंग एंगल कई बार नाम दे देते हैं, वैसे नहीं ही देते हैं, मतलब ये बहुत ही अनपॉपुलर है इसको यूज करना, बट मैं फिर भी मैंने बता दिया कि कहीं आ भी जाए तो आप परेशान ना हो। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि बाहर वाले एंगल भी इक्वल होते हैं ना। कई बार अपन ये ज्योमेट्री अगर यूज कर लें तो जीवन बहुत आसान रहता है कि अंदर वाले एंगल तो इक्वल होते ही हैं, आई इक्वल टू आर, बाहर वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये अपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन था। इसको भी जल्दी से लिखिए। आज मैं कहानी सुना रहा हूँ, सो मत जाना, क्योंकि कल से ना सिर्फ क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद कुछ भी कहानी नहीं बचती है, कहानी बस आज ही आज है। और ये कहानी बड़ी काम की है। जिनको भी ऑप्टिक्स में जीवन में बहुत दिक्कत आती है ना आगे क्वेश्चंस में, वो इसीलिए आती है क्योंकि वो आज के लेक्चर को वो सीरियसली नहीं लेते हैं। और फिर मैं आगे याद दिलाता हूँ, देखो उस दिन बताया था। ओके, चलिए अगली टर्म। ये बहुत काम की चीज नहीं है ना, बस जानना है ना। कुछ जगहों पे लिखा होता है तो आप कहीं पढ़ लेते हैं तो आपका दिमाग खराब होता है, तो मैंने इसलिए बस इसको इंक्लूड कर लिया, इसका कोई खास मतलब नहीं है। सुन लो क्या है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन किसी काम का नहीं है। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब होता है बेटा रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। कैसे सरफेस से रिफ्लेक्शन, प्लेन सरफेस, जैसे प्लेन मिरर से। और ये होता है फ्रॉम इरेगुलर सरफेस, मतलब प्लेन सरफेस ना हो, फ्रॉम इरेगुलर सरफेस। अब देखो होता क्या है, अगर एक पैरेलल बीम आई, जैसे मान लो ये पैरेलल बीम थी, इंसिडेंट बीम, तो इनके जो क्या है ना कि अगर ये प्लेन सरफेस है तो मैं इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाऊं, देखो ये नॉर्मल देखना, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल, है ना, ध्यान से देखना। ये अपनी इंसिडेंट बीम थी, पैरेलल थी, ये तीनों नॉर्मल भी आपस में पैरेलल है, तो ये रिफ्लेक्टेड बीम जो बनी है ये तीनों भी आपस में पैरेलल है ना। तो एक आदमी अगर यहाँ खड़ा होगा तो उसे ये बीम दिखेगी, है ना, ठीक, एक ही तरफ से दिखेगी इमेज, है ना। इसके अंदर ये पैरेलल बीम आई आई थी तो बिल्कुल ऐसी ही जैसे इसमें मंगाई थी, लेकिन ये सरफेस ऊपर खबर है ना, तो यहाँ का नॉर्मल अलग है, यहाँ का नॉर्मल अलग है, यहाँ का नॉर्मल अलग है, तो यहाँ पे एंगल आर अलग आएगा, यहाँ पे एंगल आर अलग आएगा, यहाँ पे एंगल आर अलग आएगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है। आप एक चीज नोट करना कि आप कभी जब बेटा प्लेन मिरर के सामने, आप सबके घर में प्लेन मिरर आपने देख ही रखा होगा, आप जब प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपको ना, आप अगर बगल हट जाते हो, थोड़ा मिरर के सामने से हट गए, है ना, तो आपको अपनी इमेज नहीं दिखती है। क्यों? क्योंकि उसमें ना ये जो बीम आ रही होगी वो एक ही तरफ से दिखती है ना। तो कहते हैं कि इसमें इमेज हर डायरेक्शन से नहीं दिखती है, क्योंकि पैरेलल बीम एक पैरेलल बीम में ही रिफ्लेक्ट होती है। जबकि आप सोच के देखो कि आपके जहां भी आप में बैठे हुए हो, वहां आपके रूम में कोई बुक रखा होगा, कोई डब्बा रखा होगा, कोई कार्टून रखा होगा, वो आपको कहीं से भी दिखेगा। आप पूरे रूम में, मान लो आपके बेड पे एक मैं डब्बा रख दूं, वो पूरे रूम में कहीं से भी दिखेगा। उसका रीजन यही है बेटा कि उस पे जो लाइट टकरा रही है, डब्बे की सरफेस ऐसी उबड़ खाबड़ होती है, तो उस पे जो भी लाइट रे टकरा रही है ना, वो हर तरफ जा रही है, हर तरफ। तो
हमें कोई चीज दिखती तब है जब उससे टकरा के लाइट रे हमारी आंखों तक आ रही है ना, रिफ्लेक्शन के बाद। तो यहाँ पे तो लाइट रे, मान लो मैं एक आदमी यहाँ पे हो, यहाँ पे, तो उस तक की लाइट रे आ ही नहीं रही ना, तो यहाँ वाले आदमी को नहीं दिखेगा, यहाँ वाले आदमी को नहीं दिखेगा, हाँ यहाँ वाले को दिखेगा, फिर यहाँ वाले को नहीं दिखेगा, है ना। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में इमेज हर तरफ से नहीं दिखती, कुछ फिक्स पॉइंट से ही इमेज दिखती है, उसे फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। आगे पढ़ाऊंगा प्लेन में। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, क्योंकि सरफेस बिल्कुल अनइवन होती है नेचर की, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे ऑलमोस्ट, क्योंकि भाई लाखों करोड़ों लाइट रे आ रही होती है, 100 इधर गई, 500 इधर गई, 1000 इधर गई, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे ना हर डायरेक्शन में जा रही होती है। तो आपको इमेज देखो, यहाँ से एक आदमी को इमेज दिख जाएगी, यहाँ से भी दिख जाएगी, यहाँ से भी दिख जाएगी, और मैंने बनाई तीन है तो ये करोड़ों इमेज, है ना। तो ये दोनों में फर्क है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, इमेज एक तरफ से दिखती है। डिफ्यूज मतलब रिफ्लेक्शन फ्रॉम एनी इरेगुलर सरफेस, तो इमेज कहाँ से दिखती है, किधर से। एग्जांपल इसका क्या है, मान लो सरफेस ऑफ अ बुक, सरफेस ऑफ बुक, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, हर तरफ से दिखती है। कोई बहुत काम की चीज नहीं है, बस लिख लो फटाफट। नाम पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, कहीं कोई क्वेश्चन कहीं कुछ नहीं पूछा जाता है इसके बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। डेविएशन, मैं भी बस आपको टर्म्स का मतलब बता रहा हूँ। अब क्या होगा ना, आगे जब क्वेश्चंस करेंगे ना, उसमें बेटा ये सब टर्म एक साथ यूज होती है ना, तो मैं आपको बस उन टर्म्स का मतलब बता रहा हूँ। वैसे बहुत से लोगों को पता भी होता है, बट फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ। डेविएशन, डेविएशन का क्या मतलब होता है ना, कि अपना जो ओरिजिनल पाथ था उससे हट जाना, है ना। डेविएशन मतलब डेविएटिंग फ्रॉम ओरिजिनल पाथ, है ना। ऑप्टिक्स में हम इसे एंगल में निकालते हैं, तो हम यहाँ पे क्या इसको लिखेंगे, ये एक एंगल होगा, एंगल के फॉर्म में, है ना, कि कितने एंगल से लाइट रे डेविएट हो गई, उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। तो ध्यान से देखना, अपन रिफ्लेक्शन के लिए बात कर रहे हैं, फॉर रिफ्लेक्शन। वैसे तो ये हर सरफेस के लिए सही है, मैं प्लेन के लिए बता दे रहा हूँ। मान लो बेटा लाइट रे इधर आई थी, ध्यान से सुनना, और टकरा के इधर चली गई, है ना। ये आई था, तो ये भी आई होगा। अब मैं कहूंगा बताओ डेविएशन कितना हुआ, तो सुनो ध्यान से कितना हुआ। भाई अगर ये प्लेन मिरर सामने नहीं आता तो लाइट रे इधर जाती, है ना, दिस वाज द पाथ। अगर मान लो सामने कोई मिरर नहीं आता तो लाइट रे इसी पाथ पे सीधे जाती रहती, अब इधर चली गई, तो ये जो घूमी ना, ये है डेविएशन। ये क्या है, डेविएशन, कि अपने ओरिजिनल पाथ से जितना लाइट घूम गई वो होता है डेविएशन, कि भाई जो इंसिडेंट लाइट रे है उसको आगे एक्सटेंड कर दो, और उसके रिस्पेक्ट में जितना घूम गई उसको बोलते हैं डेविएशन। इस डायग्राम में आप अगर देख पाओ तो डेविएशन का आंसर होगा पाई-2i, है ना। इस पार्टिकुलर एंगल की वैल्यू होगी, ये पूरा स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री है पाई, और ये 2i, तो पाई-2i, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, एक लफड़ा और है, सुनना ध्यान से।
कोई कहे कि नहीं सर मैं तो ये एंगल बताऊंगा, बताओ, कोई दिक्कत नहीं। ये एंगल कितना होगा, पाई प्लस 2i। भाई ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक पाई है और ये 2i, तो ये कितना हुआ, पाई प्लस 2i। तो डेविएशन के दो वैल्यूज आएंगी, पाई माइनस 2i एंड, और सॉरी, पाई प्लस 2i। हमेशा दो डेविएशन हो सकता है, पाई माइनस 2i और पाई प्लस 2i। तो कौन सा आंसर रिपोर्ट करेंगे, तो मेरी बात सुनना। डेविएशन को सही तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए उसे हमेशा सेंस के साथ लिखना चाहिए। सेंस मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जैसे इस पार्टिकुलर डायग्राम में मैं अगर सही सही लिखूं, एग्जैक्ट सही आंसर जो इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछते हैं, तो मैं लिखूंगा दिस डेविएशन इन दिस पार्टिकुलर डायग्राम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, या फिर इतना डेविएशन क्लॉकवाइज सेंस। तो डेविएशन कभी भी बिना सेंस के लिखना इलॉजिकल है ना। हमेशा उसको उसके सेंस के साथ लिखना चाहिए, क्योंकि हमेशा दो आंसर आएंगे, एक थीटा एक 360। देखो ना, ध्यान से करूंगा, सम 360 आएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि तुम 30 डिग्री के एंगल को 330 डिग्री भी कह सकते हो, 360 में से माइनस करके। तो बहुत जगहों पे डेविएशन को सेंस के साथ लिखना ही लॉजिकल है। जो दो डेविएशन के आंसर होंगे, ये और ये, देखो इनका सम हमेशा 2 पाई या 360 डिग्री होगा। ऑब्वियस सी बात है, आपने एक ही एंगल को बेटा इधर से मेजर किया और फिर उसी एंगल को आपने इधर से मेजर किया, दोनों का सम क्या आना है, 360 डिग्री। ये एंगल है पाई माइनस 2i, ये एंगल है यहाँ से यहाँ तक पाई था प्लस 2i, तो ये पाई माइनस 2i और ये पाई प्लस 2i। तो ये भी सही है और ये भी सही है। किस पे डिपेंड करेगा, सेंस पे। किस पे डिपेंड करेगा, सेंस की, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखना, डेविएशन जब भी लिखोगे और ऐड करोगे तो हमेशा उसको उसके सेंस के साथ ऐड करना। अगर आप क्लॉकवाइज ऐड कर रहे हो तो सबके क्लॉकवाइज ऐड करना, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज ऐड कर रहे हो तो हर सबके एंटी क्लॉकवाइज ऐड करना। और आगे चल के आप सीखोगे, अगर मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन होते हैं तो नेट डेविएशन इज इक्वल टू डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2 प्लस डेविएशन 3 एंड सो। आगे जब अपन लेंस वेंस भी सीख लेंगे, प्रिज्म भी सीख लेंगे, तो जो नेट डेविएशन आएगा वो सारे डेविएशन का सम होगा। जितनी बार डेविएट हुई उन सबका सम। दिस इज द मीनिंग ऑफ डेविएशन। डेविएशन का क्या मतलब है कि लाइट रे अपने एक्चुअल पाथ से कितने एंगल से डेविएट हो गई। दिस इज द मीनिंग ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। रिफ्लेक्शन के केस में डेविएशन होता है पाई माइनस 2i या पाई प्लस 2i, डिपेंडिंग अपॉन सेंस इन दैट क्वेश्चन। मैं ये नहीं कह रहा कि पाई माइनस 2i हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा, डायग्राम कल को उल्टा दिया हुआ हो सकता है ना। वो आपको देख के देखना पड़ेगा कि कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है, कौन सा क्लॉकवाइज है। इन जनरल जो आंसर रिपोर्ट करते हैं, वैसे तो ऐसा नहीं होता है कि एक दिया हो, इन जनरल ये वाला आंसर आपको कुछ बुक्स में मिलेगा। तो अगर आप बहुत स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक यूज नहीं करोगे तो उसमें आपको डेविएशन पाई माइनस 2i लिख के दे देते हैं। तो अगर दोनों ऑप्शन कभी आ जाए तो पाई माइनस 2i सही है ना। वैसे अगर लिखा हो कि बोथ ऑफ देम आर करेक्ट तो बोथ ऑफ देम वाला सही है। लेकिन अगर कोई पूछे कि नहीं बताओ एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, पाई प्लस 2i नहीं है, तो जनरली दुनिया में लोग पाई माइनस 2i को डेविएशन लिखते हैं रिफ्लेक्शन के केस में। बट दोनों लिखना चाहिए सेंस के साथ। नोट कीजिए इसको, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सिर्फ कहानी है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है। कल से आगे चलूंगा तो क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होंगे। कहानी ध्यान से सुन लो, हर जगह काम आएगी ये कहानी। आगे चलते हैं। अगला है मीनिंग ऑफ नॉर्मल एंड ग्रेजिंग इंसिडेंस। सुनना ध्यान से क्या बता रहा हूँ। ग्रेजिंग इंसिडेंस तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, है ना, ये है इंपॉर्टेंट।
सुनो ध्यान से। नॉर्मल इंसिडेंस, क्या बता रहा हूं? नॉर्मल इंसिडेंस, इसका मतलब होता है इंसिडेंट नॉर्मली टू द सरफेस। मतलब ये अगर सरफेस है, प्लेन मिरर है, तो इस पे इंसिडेंस ऐसा हो। दिस इज नॉर्मल इंसिडेंस, दिस इज नॉर्मल इंसिडेंस। तो नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब इंसिडेंट नॉर्मली टू द सरफेस, है ना। सब लोग मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, और डेविएशन कितना है। जिस सीक्वेंस में पूछा है उसी सीक्वेंस में इसकी वैल्यू और डेविएशन की वैल्यू। प्लेन मिरर पे एक लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, सब लोग चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ डेविएशन। सब लोग 3 एंगल लिखने हैं, कॉमा करके लिख देना। नॉर्मली इंसिडेंट हुई तो रिफ्लेक्ट भी होगी, है ना। रिफ्लेक्ट कैसे हो जाएगी कि ये आया ऐसे और ऐसे चला गया, है ना। तो इंसिडेंट हुआ तो रिफ्लेक्ट भी होगा। 3 एंगल लिखने हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, और डेविएशन कितना है। आलोक 2 आंसर लिखे हैं, तीसरा भी लिखो। योगेश आपका आंसर बिल्कुल सही है, गुड। भारत भूषण आपका आंसर गलत है। शिक्षा आपका आंसर गलत है। मयंक गलत है। अरीन गलत है। नताशा गलत है। अक्षत पता नहीं कैसे लिखा, गलत है। सुजल गलत है। प्रवीण 2 सही है, 1 गलत है। भारत भूषण शुरू वाले 2 सही हैं। शाश्वत सही है, गुड, है ना। सृजन गलत है ना। सक्षत गलत है। अरे बेटा 90 0 0 तो हो ही नहीं सकता ना, आई और आर तो इक्वल ही आएंगे। प्रवीण सही कह रहे हो, बिल्कुल गुड। राहुल 45 कहाँ से आ गया ये? तनुश्री सही जवाब, बिल्कुल सही बेटा। अरे जीरो में क्या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिख रहा है? जीरो तो कोई क्लॉकवाइज कोई एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता। ध्यान से सोचो, सबको आता है, इसमें कुछ भी नहीं आने के लायक तो है ही नहीं भाई। ये है नॉर्मल, है ना। नॉर्मल है। इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल के साथ कितने एंगल पे है? 0। रिफ्लेक्टेड लाइट रे नॉर्मल के साथ कितने एंगल पे है? 0। और डेविएशन कितना है? 180 डिग्री। इस फॉर्मूले से भी देख सकते हो, डेविएशन इज 180 माइनस 2i या प्लस 2i, कितना आ जाएगा? 180। दिख भी रहा है कि लाइट रे ऐसे आई थी और ऐसे वापस चली गई एंटी पैरेलल। तो जैसे आई थी टकरा के ठीक अपने पाथ पे वापस चली गई। मान लो पहले सीधे जा रही थी और मुंडी घुमाई और वापस हो गई, तो डेविएशन कितना हुआ? 180, ठीक वापस जाना मतलब 180 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0, एंगल ऑफ डेविएशन 180 डिग्री। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब नॉर्मल के अलोंग आना। तो बेटा नॉर्मल के साथ एंगल कितना होगा? 0। तो नॉर्मल इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होता है, और एंगल ऑफ डेविएशन भी 0 होता है ना, ध्यान रहे। ठीक। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ जो आगे काम आएगी। वो लाइन ये है कि नॉर्मल इंसिडेंस के बाद, है ना, मैं लिख देता हूँ वो लाइन।
ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया पहले ही, है ना। वो लाइन में लिख रहा हूं, आफ्टर नॉर्मल इंसिडेंस ऑन अ मिरर, एक मिरर पे नॉर्मल इंसिडेंस के बाद, और वो मिरर कोई सा भी हो सकता है, कोई सा मतलब प्लेन, स्फेरिकल, कोई सा भी मिरर, एनी टाइप, है ना। आफ्टर नॉर्मल इंसिडेंस ऑन अ मिरर, लाइट रे retraces its path, और कंप्लीट पाथ की बात कर रहे हैं, है ना। लाइट रे अपने पूरे पाथ को रिट्रेस करती है एक मिरर से नॉर्मल इंसिडेंस होने के बाद, है ना, क्योंकि लॉज ऑफ ज्योमेट्री है, दूसरे डायरेक्शन में भी वैसे ही फॉलो होंगे। एक स्लैब भी लगा दिया और फिर एक मिरर है, देखना ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ। मैंने कहा कि मान लो यहाँ से लाइट आई, प्रिज्म से गई, फिर लेंस से गई, फिर स्लैब से गई, और ऐसे जाके ना टकरा गई मिरर पे, और मिरर पे हुआ नॉर्मल इंसिडेंस। तो नॉर्मल इंसिडेंस होने के बाद क्या होगा कि लाइट रे अपना पाथ रिट्रेस करेगी। रिट्रेस मतलब जिस रास्ते पे बेटा आई थी ना, वैसे ही वापस चली जाएगी। जिस रास्ते से आई थी वैसे ही वापस जाएगी। आफ्टर नॉर्मल इंसिडेंस ऑन अ मिरर, एनी टाइप के मिरर पे लाइट रे विल रिट्रेस इट्स पाथ, कंप्लीट ऑप्टिकल पाथ को लाइट रिट्रेस करती है। एंड ऐसा होगा तो इमेज इज फॉर्म्ड ऑन ऑब्जेक्ट। आगे यूज करेंगे इस चीज को, अभी बस इतना जान लो, ये जो लिख रहा हूँ इस चीज को जान लो कि लाइट रे अपने पूरे पाथ को रिट्रेस करेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है अपने लिए, नॉर्मल इंसिडेंस। ये आपने लिख लिया था, इस बात नोट कीजिए, ये अपन पहले कर चुके हैं, जल्दी नोट कीजिए इसको।